मैं शुभम यादव स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन आप बनारस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कल के क्लास में हम लोगों ने वर्णमाला के विशेष तौर पर देखा था, वर्णमाला को डिटेल से देखा था, हिंदी के बारे में जाना था। उसमें हम वर्णमाला को 3 प्रकार में विभाजित किए थे। पहला वायु संवेग के आधार पर, दूसरा तारत्व के आधार पर और तीसरा उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर जो हमने देखा था स्वर और व्यंजन में बांटा था। तो स्वर हम लोग पढ़ चुके हैं, स्वर को जो 3 पार्ट में विभाजित किए थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, खत्म हो गया है। आज जो हम लोग व्यंजन को देखेंगे, तो व्यंजन में जो है, तो व्यंजन किसे कहते हैं इसको देखेंगे। तो देखिए, जिन वर्णों को उच्चारित करने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसमें जैसे क, ख, ग, घ, ङ, देखिए यहाँ तक म तक जो है स्पर्श व्यंजन कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब इसको उच्चारित हम लोग करेंगे तो इसमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। देखिए कैसे, जैसे हम क, किसी वर्ण का आप उच्चारित कीजिए, कोई किसी भी व्यंजन का उच्चारित कीजिए, जैसे क, तो उसमें जो लास्ट में लगा होता है वो अ लगा होता है। जैसे देखिए, जब इसको हम तोड़ेंगे, तो इसको हम आधा क और पूरा अ में तोड़ेंगे, यानी कि इसके लास्ट में जो है अ लगा रहता है, इसके लास्ट में अ लगा रहता है, इसलिए यह क कहलाता है। ठीक है, अगर बिना अ को हम इसे क को उच्चारित करना चाहेंगे तो ये क नहीं उच्चारित हो पाएगा। ठीक है, देखिए क, जैसे व्यंजन में देखिए क, ख, ग, घ, ङ, यहाँ तक म तक जो है स्पर्श व्यंजन होता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं। तो जो स्पर्श करता हो, जैसे जो स्पर्श करता हो, अगर प्रश्न पूछेगा कि मूल स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, तो मूल स्पर्शी व्यंजन की संख्या पूछता है प्रश्न में, तो इसमें से तो स्पर्शी व्यंजन की तो संख्या आप जान गए कि 25 होता है, यहाँ से क से म तक। ठीक है, उसके बाद जब मूल स्पर्शी व्यंजन की संख्या पूछेगा तो इसमें से कौन सा हटाएंगे, आप सोचिए। जब हम लोग देखिए याद करने का ट्रिक, जब बचपन में हम लोग पढ़े थे तो देखिए लास्ट वाले को हम लोग वैल्यू नहीं देते थे, अंग, या ड़, इसको वैल्यू नहीं दिया जाता था। तो इसी को लास्ट वाले को हम लोग हटाते हैं मूल वर्ड में, मूल व्यंजन में। यदि पूछेगा कि मूल स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, तो ये लास्ट वाला हटा करके ये 16 जो होता है, 16 यानी 20, चार लास्ट वालों को हटाएंगे तो 20 जो होता है हमारे स्पर्शी व्यंजन की संख्या होता है। 20 में जैसे क से लगाकर यहाँ तक, ये लास्ट वाली संख्या को हम हटा देंगे और जो है 20 जो होता है ये मूल स्पर्शी व्यंजन की संख्या होता है। ठीक है, उसके बाद जब म के बाद हम लोग आएंगे, देखेंगे कि य, र, ल, व, इसे क्या कहते हैं। जब य, र, ल, व की बात करेंगे तो जब इसको हम उच्चारित करते हैं तो बाहर की हवा अंदर की तरफ जाती है। इसको जब हम मुंह से बोलते हैं, बोलते वक्त बोलिए आप य, र, ल, व, मतलब बाहर की हवा ऐसी मानी जाती है कि बाहर की हवा अंदर की तरफ जाती है, इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, देखिए अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन, तो ठीक है, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अच्छा, जब स और ह की बात आती है तो इसे क्या कहते हैं, इसे उसमें व्यंजन कहते हैं। उसमें व्यंजन मतलब कि जब मुंह से हम उच्चारित करते हैं, जिस व्यंजन को हम लोग मुख से बोलते हैं या उच्चारित करते हैं, तो उसमें गर्मी की, जैसे गर्मी का आभास होता है। जैसे बोलिए स, ह, स, ह, तो इसमें जो है बोलते समय उष्म जैसा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि गर्मी होती है, इसलिए इसे उष्म व्यंजन कहा गया है। क्या कहा गया है इसको, उष्म व्यंजन कहा गया है, उष्म व्यंजन। ठीक है, तो उष्म व्यंजन की संख्या और अंतस्थ व्यंजन की संख्या ये 4 और ये भी 4। अच्छा, अब ये जो है इसको क्या कहेंगे, छत्र, इज्ञा, और इसमें एक और हम बाहर से ऐड किए हैं इसको स्र, जो आप स्त्री वाला स्र लिखते हैं, जो कहीं भी लिखेंगे आप, जैसे किसी नाम के आगे लगाते हैं स्त्री, उस वही वाला स्र है।
तो इसको ये किसी दो व्यंजन से मिलकर, किसी भी दो व्यंजन से मिलकर इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जब कोई वर्ड किसी वर्ड को मिलकर बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त माने होता है जुड़ाव, इसलिए यह जुड़कर बना है, इसलिए इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए ये हो गया संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि ये संयुक्त व्यंजन है तो छ, त्र, इज्ञ और स्र ये किन किन दो व्यंजनों से मिलकर बना है कि इसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो देखिए छ की जब हम बात करेंगे, छत्री छ की, जब हम त्र की बात करेंगे, जब हम इज्ञ की बात करेंगे और जब हम स्र की बात करेंगे, ठीक है। अब इसको डिटेल से देखते हैं। छत्री छ किस किस वर्ड, तो जब छ की बात करेंगे तो ये किस किस वर्ड से मिलकर बना है, तो ये जो बना है ये आधा क और षटकोण वाला स से मिलकर बना है। अच्छा, जब हम वर्ण विच्छेद की बात करते हैं, जब ये वाला जो बताए थे कि कोई भी व्यंजन जो है बिना स्वर के नहीं बोला जा सकता है, उस बात को जब हम यहाँ पर लेंगे, जब इसे और हम तोड़ना चाहेंगे तो यहाँ पर आधा लगा करके यहाँ पर अ लगा देंगे, क्योंकि बिना अ का उच्चारित व्यंजन का नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे ऐसे तोड़ेंगे हम लोग। अच्छा, जब त्र की बात करते हैं तो ये देखिए आधा तो और र की बात करेंगे, और र की बात करेंगे, आधा तो पूरा र होता है। जब फिर हम इसका बात करेंगे वर्ण विच्छेद वाली, तो जब र को तोड़ेंगे तो र में ये आधा होकर के यहाँ पर अ लग जाएगा, इसलिए यह ऐसे तीन वर्णों से मिलकर ये त्र का निर्माण होता है, जिसे हम संयुक्त व्यंजन त्र के नाम से जानते हैं। अच्छा, जब इज्ञ की बात आती है तो इज्ञ देखिए, इज्ञ जो आधा ज और इह से मिलकर बनता है, आधा ज और इह। जब इह की बात हो तो ये जो है यहाँ को जब हम तोड़ेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो इसको भी आधा लगा कर यहाँ अ करेंगे, क्योंकि ये भी जो है बिना अ का इसका भी निर्माण नहीं हुआ है, इसका भी उच्चारण बिना अ के बिना नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये अ में भी अ लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब स्र की बात करेंगे तो ये बड़ा स और र से मिलकर बनता है, यानी बड़ा स और र से मिलकर बनता है। बड़ा सा आधा रहेगा, र पूरा रहेगा, जब इसको आधा करेंगे तो यहाँ अ निकल जाएगा। इस तरह जो है स्र का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, तो इसे संयुक्त जो है संयुक्त व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए इसका जो है आप यहाँ मत देखिए, यहाँ देखिए, आप यहाँ समझ में आ जाएगा आपको पूरी तरह। लेकिन जब आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो आपको अपना हस्तलिखित नोट्स हम आपको टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दिया गया है, उस पर आप जाइए, उस पर आप ज्वाइन कीजिए, आपको हस्तलिखित नोट्स मिलेगा। उस नोट्स से आप उसका जो है नोट्स बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं आराम से। यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत बढ़िया आपको याद करा देंगे यहीं पर, ठीक है। उसके बाद इसका कितनी संख्या हो गई इसको देखते हैं। एक शब्द और छूट रहा है यहाँ, ड और ढ। ये तो ड ढ जो है ये इस स्पर्शी व्यंजन में आ जाता है, लेकिन एक ड और एक ढ जो बाहर से आया हुआ है, उस ड और ढ में जो है बिंदी होती है, इसमें जो है बिंदी नहीं होती है, लेकिन इस ड और इस ढ में जो है बिंदी होती है। इस ड और इस ढ में जो है बिंदी होती है। इसकी संख्या जो है, इसकी संख्या 4 है, इसकी संख्या जो है 2 है। ड और ढ यानी कि इसको हम आगत व्यंजन, आगत का मतलब होता है जो बाहर से आया, जी जो बाहर से आता है उसे हम आगत व्यंजन कहते हैं। मतलब आप कोई वर्ड आता है तो उसे आगत व्यंजन कहते हैं, जो बाहर से आया, इसीलिए इसे आगत व्यंजन, इसे द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। क्वेश्चन में पूछ देगा कि आप अगर आगत व्यंजन कहा तो आप बता देंगे, अगर वही द्विगुण व्यंजन कह दिया तो आप फंस जाएंगे, तो आपको फंसना नहीं है। द्विगुण व्यंजन भी इसी को कहते हैं, द्विगुण व्यंजन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण यानी कि देखिए इसका जब हम पूरा गिनेंगे, वर्णमाला की संख्या टोटल कितना होती है, तो वर्णमाला की संख्या 52 होती है टोटल। और जो स्वर की संख्या कितनी हम बताए थे, तो स्वर की संख्या देखिए, इसको हम पूरा गिन रहे हैं कि 52 हुआ कि नहीं हुआ, कैसे कैसे 52 होता है, वर्णमाला कैसे कैसे 52 होता है। देखिए 11 जो है स्वर हो गया, इसमें 2 जो हो गया ये अयोगवा हो गया, अंग और अ वाली बात कर रहे हैं हम, अयोगवा। उसके बाद
देखिए 25 जो हो गया स्पर्शी व्यंजन हो गया, 25 जो हो गया स्पर्शी व्यंजन हो गया। उसके बाद ड और ढ आगत व्यंजन जो है 2 ठो ये हो गया। उसके बाद जो हो गया अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो है 4 हो गई। उसके बाद ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 हो गया। उसके बाद जो है संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 हो गया। इसकी टोटल संख्या जो है, अब टोटल संख्या जो है इसकी 52। तो इसका जो संख्या हो गई ये टोटल 52 हो गई, इसकी संख्या 52 हो गई। तो अब जितना हमारा स्वर था और व्यंजन था, यानी कि वर्ण, ये स्वर और व्यंजन को मिलकर जो वर्णमाला बना था उसकी संख्या जो है 52 हमारी क्लियर हो गई। कौन कौन हो गई थी ये हम गिना भी दिए कि 11 स्वर, 2 अयोगवा, 25 स्पर्शी व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन, और जो 4 बचा ये संयुक्त व्यंजन को मिला करके 52 जो है हमारे वर्णमाला का वर्णमाला की संख्या होती है। ठीक है, ये मतलब कि इतना आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो हम इसके बारे में देखेंगे, इसके बारे में हम अब देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ से निकलता है। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग वर्ड और उनके उच्चारण स्थान की दृष्टि से देखेंगे। तो देखिए कि जब कंठ से कौन कौन सी ध्वनि निकलती है, कंठ से कौन कौन सी ध्वनि निकलती है, और कौन कौन से तालु से निकलता है, कौन कौन से मूर्धा से निकलता है, और कौन कौन से दंत से निकलता है, मतलब कि उच्चारण जब क बोलेंगे तो कहाँ से निकल रहा है, इसको इसके बारे में हम लोग डिटेल से देख लेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कंठ से। देखिए जब व्यंजन की बात करते हैं तो कंठ से कौन कौन ध्वनि निकलती है, कौन कौन वर्ड निकलता है। तो कंठ से निकलता है क, ख, ग, घ और अंग, मतलब कि क से शुरुआत होकर के अंग तक जो क वर्ग, इसको बोलते हैं क वर्ग, जो है क वर्ग क से शुरुआत होकर के अंग तक जाता है, इसे हम कंठ से निकलती है। जब आप लोग उच्चारित करिए तो देखिए क, ख, ग, मतलब ये कंठ से निकल रही है, कंठ से निकल रही है। इसलिए हम इसे जब ये पूछता है प्रश्न में, कैसे पूछता है कि क वर्ग जो है इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तो हम लोग बताएंगे कंठ से। ठीक है, इसमें जो जुड़ा होता है अ और ह होता है। अ में जो आता है, अब हम अ बोल देते हैं तो अ में आ भी आ जाएगा, अंग भी आ जाएगा, अ भी आ जाता है। देखिए जब अ को लिखेंगे हम, इसमें अ बड़ा आ भी आएगा, इसका दीर्घ रूप, और इसका ये वाला आएगा, अंग वाला आएगा, और अ वाला विसर्ग और अनुस्वार, ये तीनों इसमें आता है। और ह भी आता है, जब ह बोलेंगे ये भी कंठ से ही आता है। अच्छा, जब उसके बाद तालु की बात करेंगे, जब तालु की बात करेंगे, देखिए तालु में आता है च, छ, ज, झ, य, इसके साथ साथ ई, बड़ी ई, य, बड़ा स और इज्ञ भी आता है। अच्छा, इज्ञ कैसे आता है, इज्ञ इसलिए आता है क्योंकि ज और इय से ही बनकर ये इज्ञ तैयार होता है। ज प्लस इय से, जो हमने पहले देखे, जो हम लोग पहले देखे थे, जब ज और इय से बन रहा है तो इसमें ज भी आता है और इय भी आता है, इसलिए ज्ञ का भी तालु से इसका उच्चारण दृष्टि कहाँ होती है, तालु से होती है। अब पहला वाला, अच्छा इसको याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, या तो आप बोल कर याद रखिए, या तो यदि आप रटने में तेज हो तो आपको थोड़ा सा ट्रिक देंगे, एक जगह थोड़ा सा आपको सूत्र देंगे, आप ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप समझ के याद करना चाहेंगे तो इस क्लास से याद कर सकते हैं, नहीं तो 10 या 15 मिनट का वीडियो होगा, उसको भी हम बना देंगे, वहाँ से आप उसको थोड़ा सा रटना पड़ेगा, आधी घंटा देंगे आप लोग, तो वहाँ से आप लोग रट के याद कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ तालु हो गया, तालु में कौन कौन से आता है, ई, य, स और इज्ञ, यानी कि 3, 2, 5 वर्ड इसमें आता है, और अच्छा 5 वर्ड इसमें आता है और 5 ये इतना तालु से हो गया। अब मूर्धा की बात करते हैं कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ड निकलते हैं। तो मूर्धा से वर्ड जो है ट जब आप लोग बोलेंगे तो ये जो तालु, ये जो जीभ हमारी होती है, ये जाकर ऊपर सटती है मूर्धा में। ट जब आप लोग बोलिए हमारे साथ, तो ये मूर्धा से उच्चारित होता है। ट, ठ, ड, ढ, अड़ बोलिए, तो ड़ जब बोलेंगे तो ये भी मूर्धा से उच्चारित होता है, इसलिए इसे मूर्धा से उच्चारित करते हैं। ये मूर्धा वर्ड हो गया। ठीक है, इसके साथ साथ र, री और ये ख वाला स, ये वाला षटकोण वाला स। ठीक
ठीक है। उसके बाद जब 3 ये या 5 ये इसमें मूर्धा से हो गया, मूर्धा हो गया। उसके बाद जब दंत की बात करेंगे तो दंत बोलिए त, थ, द, ध, ध, त, थ, द, ध, न। जब हम लोग बोलेंगे इसके साथ साथ तो जब आप त बोलेंगे तो ये जो जीभ जाकर सट रही है ये दंत में सट रही है, बोलिए त। तो जब ये दंत में सट रही है इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान होता है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है ये दंत से होता है, त, थ, द, ध और न। इसके साथ साथ जब ल का भी हम लोग उच्चारित करते हैं तो ल और ये छोटा वाला स जो होता है इसका भी उच्चारित जो है दंत से ही होता है। देखिए ये यहाँ से एक जो स है, ये एक बड़ा वाला स जो है इसे देखिए कितना क्रम से आया, इसे ऐसे भी याद आप लोग कर सकते हैं लिख करके। देखिए बड़ा वाला स इसमें आया है, षटकोण वाला स उसके नीचे, छोटा वाला स उसके नीचे, यानी कि यहाँ से जो है स लगातार रूप में यहाँ से आ रहा है। देखिए यहाँ से आ रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ तक हो गया। जब ओष्ठ की हम लोग बात करेंगे, ओष्ठ की बात करेंगे तो इसमें प, जब प के उच्चारण हम लोग करते हैं तो ये ओष्ठ से निकलता है। बिना ओठ रोके आप लोग प नहीं बोल सकते हैं, प नहीं बोल सकते हैं, फ नहीं बोल सकते हैं। जब इसका प, फ, ब, भ और म ये जब उच्चारित हम करते हैं तो ये ओष्ठ द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ होता है। इसके साथ साथ म के साथ साथ जो ऊ होता है, और ऊ जब लगाएंगे तो इसका दीर्घ रूप भी ऊ यानी बड़ा ऊ भी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद करते हैं समझ लेंगे यहाँ तक। उसके बाद दंतोष्ठ की बात करते हैं। दंतोष्ठ जब व की बात करते हैं व, तो व क्या सिर्फ ओष्ठ से आप बोल लेंगे? व नहीं, ये दंत से भी निकलता है। बिना दांत के आप व का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, दंत और ओष्ठ दोनों मिल करके, इसलिए इसे दंतोष्ठ कहा गया है। यानी व का उच्चारण स्थान जो है इसे दंतोष्ठ से होता है, दंतोष्ठ से। उसके बाद जब हम बात करेंगे अब ओ और औ की, ठीक है, ओ और औ की बात करेंगे तो ये हो गया कंठोष्ठ। जब बिना कंठ और ओष्ठ, मतलब ये वाला कंठ और ओष्ठ, जब ये दोनों के बिना आप जो है ओ और औ का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे कंठोष्ठ कहा गया है। उसके बाद जब कंठ तालु की बात करेंगे तो सिर्फ कंठ और तालु में आपका क्षत्रिय छ आ जाएगा, क्षत्रिय छ आ जाएगा। उसके बाद त्र की बात करें तो ये दंत और मूर्धा से आएगा, और तालु और मूर्धा की बात करें तो ये स्र से आएगा। उसके बाद नासिका देखिए, अगर आपको प्रश्न पूछा जाएगा इसे कि ये जो आप पूछेंगे नासिका में तो ये अंग भी आ रहा है, ये लास्ट वाला सारे 5 वर्ड आ रहे हैं नासिका, तो लास्ट वाले तो आते हैं। अगर आपके ऑप्शन में अगर इसका ढ़ का पूछे आपका उच्चारण स्थान कौन सा है, अगर उसमें ढ़ में आपको दे देगा, मूर्धा भी दे देगा और नासिका भी दे देगा, तो आप लोग पहले नासिका मारिएगा, क्योंकि नासिका इसका अलग एक वर्ग में रखा गया है। इसको नासिका भी कहते हैं और यहाँ पर जो है इसको मूर्धा भी कहते हैं, इसलिए इसको आप लोग नासिका में रखा गया। ये लास्ट के 5 वर्ड जो है इसके नासिका में रखा गया है, तो इसका उच्चारण स्थान जो है नासिका। ये जब बोला जाता है तो ये नाक से इसकी आवाज़ निकलती है, नाक से बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो है हम लोग नासिका के वर्ड में रखते हैं, नासिका के वर्ग में रखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आज के क्लास में हम लोग क्या क्या देखें? आज के क्लास में देखें कि व्यंजन कितना होते हैं। व्यंजन 52 होते हैं। उसके बाद फिर व्यंजन 52 को हम गिना दिए गए कौन कौन से होते हैं, तो स्वर 11 होते हैं। उसके बाद अंग और अ जो विसर्ग होता है, और विसर्ग होता है अनुस्वार, मतलब कि अयोगवा वर्ड 2 ठो हो गए। उसके बाद स्पर्शीय व्यंजन की संख्या जो है 25 थे। मूल स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी थी, तो वो 16 हो गए। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन की बात करें तो ये 4 हो गया, य, र, ल और व। जब उसमें व्यंजन की बात करेंगे तो ये स, तीनों स और ह के साथ साथ 4 ठो ये हो गए। उसके बाद संयुक्त की बात करें तो छत्री, छ, त्र और ज्ञ, और उसके साथ श्री वाला स्र भी आ जाएगा, ये श्री वाला स्र, ठीक है। ये भी संयुक्त व्यंजन में आ जाता है। किस किस से मिलकर बना ये भी हम लोग भी देख लिए। इसके साथ साथ ये भी देख लिए कि ये किसके किसके उच्चारण स्थान से मिलकर कहाँ कहाँ से निकलते हैं, इसको भी देख लिए। अगर इसको और डिटेल से हम देखना चाहेंगे, अगर आप रटना चाहते हैं तो इसको हम एक थोड़ा सा और वीडियो 10 या 15 मिनट का और से अलग से डाल देंगे किसी दिन। तो उसमें रहेगा अकु अविसर्जनिया नाम कंठ, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा,
ऋतु लसाना मदंता, इतना आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं उसे। अगर याद कर लेंगे तो जैसे थोड़ा सा बता दें हम, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जैसे कु अविसर्जनीय नाम बोलेंगे तो उसमें आ जाएगा, क वर्ग का पूरा आ जाएगा। इस तरह अगर आप लोग रटना चाहते हैं तो उसका भी हम सूत्र दे के और समझा देंगे। आप लोग रट के भी याद करना चाहेंगे तो उसको रट के भी याद कर सकते हैं। तो आज की क्लास जो है यहीं समाप्त होती है। कल जो हम लोग देखेंगे वो व्यंजन में वायु संवेग और जो है वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर 2 ठो बचे हैं। कल उच्चारण का हम क्लास लास्ट कर देंगे। आज ये दूसरा क्लास थी, कल जो है तीसरा क्लास में उच्चारण से कोई भी प्रश्न छूटा होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। हमारी सारी प्रयास रहेगी कि हम कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपका उत्तर दे दें। तो आज का क्लास यहीं स्टार्ट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।